नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी एकता की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। इस सिलसिले में 23 जून को पटना में हुई बैठक के बाद अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को इसी महीने बेंगलुरु में होने जा रही है और इस बार इस बैठक को बुलाया है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल पिछली बैठक नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी और पहली बैठक से दूसरी बैठक के बीच अगर आप कहें तो विपक्षी खेमे में कुछ बड़ी घटनाएं भी हो गई। मसलन शरद पवार जो कि एक प्रमुख चेहरा हैं इस विपक्षी एकता का, उनकी पार्टी ही टूट गई और उसका नाराज धड़ा बीजेपी में शामिल हो गया। बंगाल में चुनावी हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने स्थानीय निकाय चुनावों में भारी जीत हासिल की। अब ये दूसरी बैठक बुलाई गई है विपक्षी एकता के लिए। इसमें खास बात यह है कि पिछली बार तकरीबन 17 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, इस बार 24 या 25 पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी। खास तौर पर तमिलनाडु और केरल की कुछ छोटी छोटी एमडीएमके, केडीएमके, केवीसी, केरल कांग्रेस मनी, ऐसी कुछ छोटी पार्टियों को भी जोड़ा है। और अगर हम उन तमाम नेताओं को जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उनके हिस्से की लोकसभा सीटों को गिने तो मेरा ख्याल है तकरीबन 150 के करीब ये सीटें आती हैं। यानी लोकसभा में 150 सीटें फिलहाल रखने वाली पार्टियां 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बार फिर इकट्ठा होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जिसमें विपक्षी एकता को लेकर फिलहाल तो काफी अड़चनें नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की जो दूरियां हैं वो दूर होती अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। मायावती जो है वो बिल्कुल बाहर खड़ी हुई हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के रिश्ते भी नरम गरम से दिखते हैं। तो इसलिए 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस विपक्षी एकता का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होती है विपक्ष के नजरिए से तो फिर पूरे देश में इसका असर बहुत कम हो जाएगा। ये बात तमाम पार्टियां जानती हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जो बर्फ जमी है वो पिघलेगी या नहीं, ये शायद हमें 17-18 जुलाई की बैठक में देखने को मिले। इस बैठक में खास बात यह है कि जयंत चौधरी जो 23 जून की बैठक में शामिल नहीं हुए थे वो 17 तारीख को बेंगलुरु जा रहे हैं। ये उनकी पार्टी के कई नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड तस्दीक की है इस बात की। और इसमें एक और बड़ी बात है वो ये कि इस बैठक को सोनिया गांधी भी इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। दरअसल 17 तारीख को बेंगलुरु में एक डिनर का आयोजन किया जाएगा और 18 तारीख को दिन भर बैठक चलेगी। तो सोनिया गांधी भी इस बैठक में शिरकत करेंगी। आज ये रिपोर्ट सामने आई है। सोनिया गांधी का शामिल होना काफी मानीखेज बना देता है इस बैठक को, क्योंकि सोनिया गांधी कालांतर में पिछले कई सालों में विपक्ष के या फिर कांग्रेस पार्टी के जो फंसे हुए मसले होते थे उनमें संकट मोचक की भूमिका निभाती रही हैं। ऐसी सूरत में सोनिया गांधी की मौजूदगी में क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में क्या कोई बातचीत होती है? क्या जो अभी थोड़ा तनाव नजर आता है, 23 जून की बैठक में दोनों बातचीत करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आए थे, क्या वो जमी हुई बर्फ जो है वो दोनों के बीच वो पिघलती है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सोनिया गांधी के शिरकत करने को इसीलिए राजनीति के जानकार काफी अहम मान रहे हैं। कितना अहम है ये और इस बैठक में क्या यूपी के लिए कोई फॉर्मूला निकलेगा? हम सीट शेयरिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसमें अभी काफी वक्त लग सकता है, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड, एक जिसे कहते हैं कि इस बात के लिए राजी हो जाना कि हां अब हम मिलने जा रहे हैं, हम हाथ मिलाने जा रहे हैं, अब उसकी शर्तें क्या होंगी वो आगे तय करेंगे। क्या ये कॉमन ग्राउंड तैयार होता है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुमार अभिषेक, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, यूपी तक के एडिटर हैं, ब्यूरो चीफ हैं। साथ ही अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। और विजय उपाध्याय जो कि दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ में, वो भी शायद हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुछ देर में। तो हम विजय जी से भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कुमार अभिषेक मैं आपसे ही लेता हूं। सोनिया गांधी का शामिल होना, विपक्षी एकता के लिए होने वाली अगली बैठक में पार्टियों की संख्या 17 से बढ़कर 25 हो जाना, ये एक क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता की कोशिशों में वाकई एक गंभीरता है? ये होने के लिए होने वाली बैठकें नहीं हो रही हैं और सोनिया गांधी की मौजूदगी, जो मैंने अपने इस लंबे वक्तव्य में कहा कि सोनिया गांधी की मौजूदगी क्या उत्तर प्रदेश के लिए किसी फॉर्मूले की सबब बन सकता है, किसी फॉर्मूले की वजह बन सकती है सोनिया गांधी की मौजूदगी?
देखिए नीरज, आपने जो दोनों बातें कही वो दोनों बातें बिल्कुल सटीक हैं। एक तो ये कि क्या ये मीटिंग जो है ये बहुत गंभीर मीटिंग है निश्चित तौर पर। ये विपक्ष की ये जो मीटिंग बुलाई गई है जिसको सोनिया गांधी जिसकी अगुवाई कर रही हैं, जिस मीटिंग को चेयर कर रही हैं, और जिसमें 17 दलों से बढ़कर वो 24 और 25 दल हो रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि बेहद ही गंभीरता से विपक्ष के खेमे में गठबंधन को बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था इतने दिनों से कि और कौन कौन से दल इसमें शामिल होने वाले हैं। अचानक से सोनिया गांधी के बारे में नाम आया कि सोनिया गांधी अब इसकी अगुवाई करेंगी, वही चेयर करेंगे। तकरीबन 7-8 दल और जुड़ गए। बेशक वो छोटे छोटे दल हैं, लेकिन छोटे छोटे दलों की भी अपनी जो महत्ता है या उनकी जो मारक क्षमता है उसे कम नहीं आंका जा सकता। तो मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर, बेहद ही सीरियस कोशिशें चल रही हैं विपक्ष के खेमे में, ताकि एक बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और चूंकि सोनिया गांधी खुद बेंगलुरु में इसे लीड कर रही है, इसके पीछे की और भी वजह हो सकती है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व से कहीं बड़ा अम्ब्रेला सोनिया गांधी बना सकती हैं। सोनिया गांधी का जो अपना एक स्टेचर है उसके अंडर में विपक्ष के सभी नेता रह सकते हैं। ये बहुत सारी तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इस पूरे मामले को बेहद ही गंभीर बनाती है, और मुझे लगता है बेहद ही गंभीर बना रही है। तो बीजेपी के लिए भी ये गंभीरता से लेने का वक्त है। बीजेपी मुझे लगता है गंभीर आएंगे। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो इस मीटिंग में मुझे लगता है कि बहुत कुछ जिसे कहते हैं आइस ब्रेक होना, तो उस पर नजर ये रहेगी कि क्या सचमुच राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में जो एक सहज स्थिति हम लोगों ने 2017 में देखी थी, दो युवाओं की जोड़ी, उसके बाद से कभी वो जोड़ी दिखी नहीं। तो क्या वो एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? देखिए निश्चित तौर पर गंभीरता दोनों तरफ से है। मुझे लगता है कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जो जमीन है वो पाए। 2024 में वो बीजेपी को हराए, उसके लिए यूपी हराना जरूरी है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है, मुस्लिम समाज है, जो ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी लीड करे, कांग्रेस पार्टी आए और वो कांग्रेस पार्टी को वोट करें। ये उनके मन की बात है। लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त मुसलमानों के कह सकते हैं या सपा मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी स्थिति में इन दोनों का क्लैश भी यही है। अखिलेश को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गठबंधन से मुसलमान वोट जो उनका है वो कल को छिटक न जाए। दूसरी बात यह कि कांग्रेस को लेकर के हमेशा से एक कह सकते हैं कि एक रिलक्टेंस समाजवादी पार्टी में रहा है। जब मुलायम सिंह यादव थे तो 2017 के गठबंधन को उन्होंने बिल्कुल गलत कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से ये दोनों कभी एक साथ आ जाते, एक साथ आ जाए, इसमें बहुत रोड़े हैं। मगर फिर वही बात कि ये इस मीटिंग में, मीटिंग की साइडलाइंस में इस बार जो मुख्य चेयर है उस पर तो ना राहुल होंगे ना ही अखिलेश होंगे, उस पर बैठेंगे सोनिया गांधी, और बाकी सभी लोग साइडलाइंस के जो चेयर्स होंगे उस पर बैठेंगे। तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि इसी बहाने कम से कम दोनों के रिश्तों की जो बर्फ है जो इतने सालों से जमी हुई है, क्या वो पिघलेगी। और साथ साथ इसमें जयंत का भी होना, कि जयंत भी होंगे तो क्या वो कोई कैटलिस्ट का काम करेंगे, इस सब पर नजर रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मीटिंग बहुत सीरियस हो रही है, और इस मीटिंग में सीरियस कोशिशें होंगी। और उस कोशिश में एक कोशिश जरूर ये होगी कि अखिलेश यादव, जयंत और राहुल गांधी ये तीनों एक पेज पर आए। कम से कम एक पेज पर ना भी आए तो उनकी आपस की केमिस्ट्री कुछ एक पेज पर ऐसी आए जो आने वाले दिनों महीनों में उनके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ सके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस एक हिचक के साथ इस मीटिंग में, पहली मीटिंग में गए थे, दूसरी मीटिंग में भी हिचक मौजूद है। लेकिन क्या वो जो एक रिलक्टेंस है, वो एक हिचक है, क्या वो टूटती है? क्योंकि एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी का उनका स्टैंड अभी भी उनके अंदर वो बना हुआ है। लेकिन जब तक ये बिल्कुल साफ नहीं होगा कि हाँ दोनों मिल करके एकदम खुले दिल से साफ आए, तब तक इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश में बहुत फ्रूटफुल होना मुश्किल है बीजेपी जैसे पहाड़ जैसी पार्टी के सामने। लेकिन उम्मीद जरूर रहेगी नीरज की इस मीटिंग के बहाने इनके रिश्ते, इनकी जो जमी हुई बर्फ है रिश्तों की, वो पिघले। नीरज बिल्कुल।
हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। जैसा कि मैं आएंगे, उससे पहले मैं अनुपम मिश्रा जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। अनुपम जी, मैं अपने सवाल से पहले दो बयान अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। एक तो ये कि अभी हाल ही में मुंबई गए थे अखिलेश यादव, वहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में 40 सीटों के नीचे रोक दिया गया तो पूरे देश में वो बहुमत की सरकार नहीं बना सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव ने कही थी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो 17 तारीख की मीटिंग के लिए जो न्योता भेजा, उसमें उन्होंने कहा कि पहली बैठक 23 जून वाली बैठक हमारी बड़ी सफलता थी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालने वाले मुद्दों पर चर्चा कर पाए और अगला चुनाव एकजुट लड़ने पर सहमत हुए, कोट अनकोट अगला चुनाव एकजुट लड़ने पर सहमत हुए, इसीलिए हम जुलाई में फिर से मिल भी रहे हैं। तो ये दो बयान, अगर हम इन्हें उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो अखिलेश यादव फिलहाल भले ही एक तनाव दिखता हो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर, फिलहाल तमाम तरह की अड़चनें दिखती हों कि सीट शेयरिंग में दिक्कत आएगी, दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को जब हम इस चश्मे से देख रहे हैं कि भाई तमाम पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट है, जो वो खुद बोलते भी रहे हैं, वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति के अस्तित्व का खतरा है, लेकिन तमाम पार्टियों को अपना खतरा भी नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है अब सोनिया गांधी की भी अगर इसमें एंट्री हुई है तो कोई एक फॉर्मूला निकल सकता है? रजत जी, देखें, जो ये 10 साल यूपीए की सरकार रही और उसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में सोनिया गांधी ने अपना जो एक राजनीतिक कद बनाया, और उस 10 साल में जिस तरह उन्होंने देश भर की पार्टियों से जिस तरह को रिलेट किया, जिस तरह उनको इंगेज किया, जिस तरह उनसे बातें की, तो आप मान के चलिए कि 10 साल में सोनिया गांधी ने कांग्रेस से हट के एक बड़ा एक गॉड मदर टाइप का एक उनका एक फिगर आ गया है। और डेफिनेटली जो पटना वाली मीटिंग थी, अगर उससे बहुत ज्यादा अपेक्षित परिणाम आए होते तो सोनिया गांधी की आप डिनर डिप्लोमेसी नहीं देख रहे होते। आपने देखा कि 18 तारीख को मीटिंग के पहले 17 तारीख को उन्होंने डिनर दिया है पूरे विपक्षी पार्टियों को। तो ये जो सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी है, वो डेफिनेटली, देखिए, राहुल गांधी पहले पटना जाने में इच्छुक नहीं थे, उनके लिए फिर डेट ट्रांसफर की गई, डेट आगे बढ़ाई गई, फिर राहुल गांधी वहां जाते हैं, राहुल गांधी वहां बैठे हैं, ममता बनर्जी के साथ बैठे हैं, और बाहर वो जो लोकसभा में लीडर हैं कांग्रेस के, क्या नाम है उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं, माफ कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी बाहर उसी दिन मीटिंग के दौरान, इधर मीटिंग चल रही है, उधर अधीर रंजन चौधरी का बयान आ रहा है कि टीएमसी चोरों की पार्टी है और हम इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। फिर जिस दौरान मीटिंग चल रही है, उसी दौरान मीटिंग के दौरान आप देखते हैं 3 घटनाएं होती हैं। अधीर रंजन चौधरी का बयान आता है, दूसरी तरफ दिल्ली में प्रियंका कक्कड़, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो जमकर कांग्रेस पर प्रहार करती हैं। वो कहती हैं कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त समझौता कर रखा है। तीसरी तरफ आप देखते हैं कि ये जो अभी आपने चुनाव के बाद देखा है कि किस तरह स्टालिन को आप देखते हैं, स्टालिन की नाराजगी कांग्रेस से इतनी ज्यादा नजर आती है कि उनको तेजस्वी यादव जाके बुला तो लाते हैं संध्या बुझा के, लेकिन वो आप देखें जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही बहिष्कार कर देते हैं। और अगर आपको पटना की मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, तो एक भी उन्होंने डिटेल नहीं दिया, ले दे के सारी बातें इस बात पे हो गई कि सारा विपक्ष इस बात पे तय है कि राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने किसी मुद्दे पे कहीं कोई बात ही नहीं की। अच्छा, जहां तक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखें, तो जैसे इस बार में देख रहा हूँ कि नई नई पार्टियों को इन्होंने, जैसे अभी बात हो रही थी, कुमार अभिषेक जी कह रहे थे कि छोटी छोटी पार्टियों को इस बार जोड़ा गया है। उसमें 2-3 बहुत दिलचस्प हैं। एक एमडीएम पे जो वाइको है, और वाइको को खासतौर से राजीव गांधी के जमाने से कांग्रेस को लेके बड़ी वाइको से एलर्जी रही है। वाइको एलटीटी को लेके बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं और राजीव गांधी के बहुत बड़े कटु आलोचक रहे हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ जो केरल में मुस्लिम लीग का इसमें इंक्लूजन है। तो ये जो छोटा, आप केरल कांग्रेस जो जोसेफ गुट है उसको भी आपने बुला रखा है। तो जब आप छोटी छोटी पार्टियों को ऐसे बुला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी आप बात कर रहे थे नीरज जी, तो उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों में ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी दोनों बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। जिस तरह अगर जयंत चौधरी अपने एक इलाके में स्वे रखते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने भी साबित किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया था
और भाजपा के अपने सर्वे में ये आया कि साहब ओम प्रकाश राजभर 18 सीटों पे एक अच्छा असर रखते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत शुरू की। टाइमिंग का भी महत्व एक होता है। जब पिछली बार मीटिंग हो रही थी तो आपने देखा था जिस समय मीटिंग चल रही थी उसी समय केसीआर ने अपने लड़के को पहली बार गृह मंत्री ओम प्रकाश अमित शाह से मिलने भेजा था। इस बार आपने 18 तारीख को मीटिंग उधर रखी और यहाँ पे बंगलौर में, और यहाँ पे 18 तारीख को आप एनडीए की मीटिंग देख रहे हैं। तब से लेके अब तक बहुत ढेर सारा पानी, जिसे कहना चाहिए, गंगा में बह चुका है। शरद पवार का आपने हाल देख लिया, अकाली दल से फिर से गठबंधन की खुसफुसाहट शुरू हो रही है, केजरीवाल बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी में अभी पंचायत चुनाव के दौरान पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा है। तो और ऐसे में आप इन्होंने जो 18 तारीख को मीटिंग रख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि शायद इसमें आपको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएंगे। जयंत चौधरी पे भी लगातार भाजपा डोरे, हालांकि जयंत चौधरी पे 2019 में भी डोरे डाल रहे थे, जयंत नहीं माने। जयंत के पास भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का कोई ऐसा खास कारण नहीं है, लेकिन डोरे उस समय भी डाल रहे थे, अभी भी डाल रहे हैं। तो ऐसे, और जबकि हम जानते हैं कि पटनायक आए नहीं, जगन रेड्डी आए नहीं, केसीआर इस बार भी उन्होंने विरोध कर रखा है कि वो नहीं आएंगे। मायावती के बगैर उत्तर प्रदेश की राजनीति का कैसे आप 80 सीटों को नेगोशिएट करेंगे, मेरी एकदम समझ के बाहर है। एक लॉजिकल जो गठबंधन बनता है वो मायावती और कांग्रेस पार्टी का बनता है। मैं तमाम समय से कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस तो मायावती का गठबंधन हो जाता है तो ये राजभर, जैसे अभी आपने महान पार्टी का समर्थन देखा, राजभर, जयंत चौधरी और महान पार्टी और ये तमाम छोटे छोटे गुट अपने आप आपको दौड़ के इस गठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। दिक्कत आ रही है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को दो दिक्कतें इसलिए आ रही। पहली बात तो ये कि मेरा मानना है कि जितने भी क्षेत्रीय ग्रुप हैं, वो अखिलेश यादव से लेके केजरीवाल से लेके नीचे स्टालिन से लेके कहीं किसी ममता से लेके कहीं भी आप चले जाएं, जितने क्षेत्रीय दल हैं, ये दो बातें इनमें आपको नजर आती है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस का वोट खा के ही ये बढ़े हुए हैं। दूसरी बात ये कि इनका जो सबसे मजबूत आधार है वो अल्पसंख्यक वोट है। इसके चलते जो इस अस्तित्व के संकट की आप बात कर रहे थे, ये दो चुनाव हारना तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारा जो मुस्लिम वोट है, हमारा जो अल्पसंख्यक वोट है, वो वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर ले। अभी निकाय चुनाव में आपने देखा कि मुस्लिम बाहुल्य एरियाज में समाजवादी पार्टी की दर्जन भर जगह जमानत जब्त हो गई। आपने देखा 5 या 6 नंबर पे आई, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, ओवैसी को मिला, निर्दलीय को मिला, बसपा को मिला। तो ये जो एक मुस्लिम वोट को बचाने की एक छटपटाहट है अखिलेश यादव में और समाजवादी पार्टी में, जाहिर सी बात है वो मुस्लिम वोट जो मायावती को छोड़ देता है तो मायावती एक सीट पे सिमट जाती है, आपने देखा। तो सारी एक जो गुड़ा भाग गई इस मुस्लिम वोट को लेकर है नीरज जी, और मुझको लगता है कि अंततः यही गठबंधन के दिशा को और प्रारूप को तय करेगा। नीरज जी बिल्कुल। विजय जी, मैं आपसे भी मैं यही समझना चाहता हूं कि देखिए अड़चने बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इस तरीके से जिस के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां अपने आप को एक टेबल के इर्द गिर्द लाकर बिठा रही हैं, उसमें भी एक उनकी एक डेस्परेशन दिखती है कि हाँ कुछ तो है जो इस बार इन परस्पर विरोधी पार्टियों को, जो कि स्टेट्स में बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करती हैं, वो लोकसभा चुनाव के लिए एक टेबल पर आकर बैठ रही है। और अगर विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि भाई पूरे विपक्ष का एक कैंडिडेट हो ज्यादातर सीटों पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ, तो वैसी सूरत में जो आप कहते हैं कि एक बीजेपी का समर्थित वोट है, एक बीजेपी के खिलाफ वाला वोट है, तो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट तो वैसे भी उसी कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहेगा जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आ रहा था। आपको विपक्षी एकता की ये कोशिशों में कितना दम लगता है? देखिए, ये जो नई कोशिश है जिसमें सोनिया जी यानी जो यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं वो फ्रंट पे आ रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुराना यूपीए जो 2004 में सत्ता में आया था वो फिर से ताकतवर हो रहा है और वो फिर से एनडीए को रिप्लेस कर सकता है। ठीक यही बात अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 40 सीटें अगर यूपी में कम हो जाएं, और 2004 में अगर आपको ध्यान हो तो 40 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास थी, 39 सीटें उनकी और आरएलडी की मिला के 38 सपा की थी, 2 उनकी थी, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन था। तो ये जो 40 सीटों वाला अखिलेश का फार्मूला है और जो
यूपीए का फार्मूला जो सोनिया जी के चेयरपर्सन रहते हुए बनता है, तो निश्चित तौर पे एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन इस संदेश में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो राहुल गांधी का होगा, जो 3500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और देश के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरने का क्लेम पार्टी करती है, और अचानक फिर सोनिया जी को फ्रंट पे आना पड़ा। यानी कि कहीं न कहीं राहुल की जो पूरी मेहनत है उस पे डेंट लगेगा, उसको नुकसान होगा। कि अगर अभी भी सोनिया जी को ही अगुवाई करनी है तो फिर एक मुश्किल बात है। अब जो बैठक हो रही है बेंगलोर का जो स्थान है वो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद जो उत्साह है उसको दिखाने की कोशिश है, और एक ये जताने की कोशिश है कि बीजेपी को हराना आसान है। ये भी एक या हराना संभव है, ये बेंगलोर में बैठक का ये भी एक संदेश है। ये जितने भी दल हैं, जिस तरीके के दलों के इकट्ठा होने की बात है, इसमें बहुत से दल ऐसे हैं जिनका बहुत कम असर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप दो खेमे में बंटते हैं तो एक एक आदमी वाली पार्टी भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे नंबर बढ़ते हैं, सिर गिनने में तो संख्या बढ़ती है। तो ये जो यूपीए की कोशिश है, निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। लेकिन ये परवान आगे कैसे चढ़ेगी? ये जो छोटे छोटे दल हैं, इन दल, ये चाहे यूपीए की तरफ हो चाहे एनडीए की तरफ है, जो एनडीए से अभी एसोसिएटेड नहीं है या जो अभी यूपीए से एसोसिएटेड नहीं है, इनके सामने दो ऑप्शन है। जैसा मैं उत्तर प्रदेश के छोटे दलों के मिजाज को देख के मैं ये बात कह रहा हूं कि इनको ऐसा लग रहा है, ये दो चीजों पर ही विचार कर रहे हैं कि क्या मेजॉरिटी वाली सरकार बनेगी 2024 में, या फिर हंग पार्लियामेंट की स्थिति आएगी। तो हंग पार्लियामेंट की स्थिति में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, 3, 4, 5 वाले और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो एक इन लोगों के दिमाग में है कि अगर हंग पार्लियामेंट आने की नौबत है तो हमारा चुनाव चिन्ह और हमारा कैंडिडेट होना चाहिए ताकि हम बार्गेन कर सकें। असल जो सियासत है यूपीए और एनडीए के बीच में बार्गेन है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपनी बार्गेनिंग में ही है लगे हुए कि कैसे सीटें और सिंबल दोनों पे उनकी सहमति बन सके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ तो ये ज्यादा है, क्योंकि देखिए अपना दल के पास तो अपना सिंबल है, उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सब समर्थित पार्टी है, लेकिन निषाद पार्टी से जो संजय निषाद के पुत्र हैं वो प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से, वो बीजेपी के सिंबल पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि हंग पार्लियामेंट होने पर वो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकते, उनकी वो एक दबाव में रहेंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें लोगों को आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने की जो तस्वीर है कि एक सीट पर एक ही प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ हो, तो ये आमतौर पे अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं इसको। अखिलेश का नाम इसलिए ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वो सबसे मजबूत दल है, 37.25% उनको वोट मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव पे। 47 सीटों पे वो लड़े थे कुल, उन सीटों का जो एवरेज है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है, बिहार में आरजेडी जेडीयू मिलके मजबूत है। बाकी जहां कांग्रेस का असर है, असम से लेकर राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पे अकेला कैंडिडेट वैसे ही कांग्रेस के लिए छोड़ा जा सकता है, और सपा के लिए उत्तर प्रदेश में, टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में। तो ये अगर इस तरह के फार्मूले पे कोई यूपीए विचार करता है तो निश्चित तौर पे एक कैंडिडेट आ सकता है। लेकिन और भी दल हैं जो दल चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। एआईएमआईएम एक बड़ा फैक्टर है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, किसी अलायंस में जाएगा या अकेले लड़ेगा या कोई तीसरा अलायंस बनाएगा। वो भी छोटे दलों का एक अलायंस बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। तो कई चीजें हैं, कई विकल्प हैं और कई तरीके की समस्याएं हैं। यूपीए में ज्यादा समस्याएं हैं क्योंकि यूपीए को संघर्ष करना है और यूपीए को पाने के लिए कोशिश करनी है, और यूपीए का जो ग्राफ है या जो प्रोबेबिलिटी है ताकतवर होकर उभरने की, वो बीजेपी वाले एनडीए के मुकाबले में अभी कम मानी जा रही है। आने वाले दिन में शायद वो इम्प्रूव करें या कोई ऐसा एजेंडा ले आए, ऐसा मॉडल लाए या कोई ऐसी नीति ले आए जहां वो जनता को ये बता सके। जैसा 5 गारंटी की स्कीम कर्नाटक में लेके आए थे तो उससे उन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन वहां बीजेपी पे काफी आरोप थे तो उसका उनको बेनिफिट मिला। आम आदमी पार्टी का रोल क्या होगा, वो फिर बुलाए गए हैं, भोजन पे भी रहेंगे और क्या करेंगे कुछ पता नहीं, उनकी अनसर्टेनिटी है। तो बहुत ही समस्याएं हैं, इतना आसान नहीं है। और जिन दलों को अपने साथ यूपीए जोड़ने की कोशिश कर रही है, नंबर तो जरूर बढ़ जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है उस तरह से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। एक्चुअल स्ट्रेंथ इनकी तभी बढ़ेगी
जब टीएमसी इनके साथ हो, जब इनके साथ तेलंगाना की बीआरएस हो, जब इनके साथ जगन मोहन रेड्डी हो, जब इनके साथ आम आदमी पार्टी हो जिसका दिल्ली और पंजाब में अच्छा खासा असर है, तो शायद एक अलग स्थिति बन सकती है। और नंबर ऑफ सीट जिसमें स्टैलिन भी हो, नंबर ऑफ सीट इनके ताकत वाली सीटें इनकी ज्यादा नजर आएंगी। जब जनता को दिखेगा कि नहीं 180 सीटों पर यूपीए मजबूत है, तो जनता नवीन पटनायक भी हैं जो अलग किनारे पे ही खड़े रहते हैं। बिल्कुल, नवीन पटनायक हैं। तो ये अगर इस तरह से होता है तो अगर ये 180-200 सीटों पर लगता है कि ये ताकतवर हैं, जीत सकते हैं, तो जनता भी ताकत लगा के इनको 20 सीटें और ज्यादा दे सकती है। लेकिन अगर आप अपने ही कैलकुलेशन में नीचे हैं तो दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि लीडरशिप का चेहरा बार बार बदले ना, कि अभी तक राहुल आगे हैं, फिर सोनिया जी आगे आ गई, इससे भी जो जनता का में भरोसा होता है थोड़ा कमजोर होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की कंसिस्टेंसी एनडीए में है, यूपीए को उसे मेंटेन करनी पड़ेगी। इनका विजन स्पष्ट होना चाहिए, इनका एजेंडा साफ होना चाहिए। अब 17-18 को बैठक में इनकी बातें क्या होंगी, कोई फ्यूचर प्लान किस तरह का आएगा, ये सारे सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब अगर विपक्ष नहीं देता है तो विपक्ष इस बैठक की औपचारिकता, पटना वाली बैठक से, जैसे अनुपम जी कह रहे थे राहुल जी की शादी की चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, इस तरह की कोई बात ना हो तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक सवाल मेरा है की बात उठाई और उन्होंने कहा कि भाई पहले में देखा जाए तो पहले में नीतीश कुमार के हाथ में लीडरशिप थी, इस बार सोनिया गांधी के हाथ में वो पूरी कमान रहे। क्या लीडरशिप को कंफ्यूज रखने का विपक्ष का इरादा है कि ये लीडरशिप हमारी कंफ्यूज रहे और कोई एक आदमी हमारा नेता के तौर पर ना उभरे, या इनके पास मजबूरी है कि आप अगली मीटिंग कहीं और करेंगे तो वो आदमी लीडर होगा? तो जो मुख्य चीज था कि आखिर आप जुटा तो लेंगे, सर तो आप जुटा लेंगे जहां जहां मीटिंग करेंगे, जो जो एंटी बीजेपी के लोग हैं, लेकिन हर जगह फिर सवाल तो यही होगा ना कि भाई आपका नेता कौन होगा? तो क्या मान लिया जाए कि अब सोनिया गांधी ही वो एकमात्र चेहरा होंगी जो लीड करेंगी और उन्हीं की अगुवाई में पूरा का पूरा गठबंधन बनेगा? कुमार भाई देखें, सोनिया गांधी आज भी यूपीए की चेयरमैन है, वो चेयरपर्सन है यूपीए की, तो उनका एक अपना एक जिसे कहना चाहिए एक लॉजिकल स्टैंडिंग भी बनती है, उनका एक लोकस बनता है। रही बात लीडरशिप की, तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि साहब 2004 से लेके 2014 तक जिस सरकार थी उसको यूपीए सरकार कहा गया, उसके पहले की सरकार को एनडीए सरकार कहा गया। आज पिछले 9 साल से देश में जो सरकार चल रही है वो मोदी सरकार कहलाती है। एनडीए सरकार छोड़िए, भाजपा सरकार भी नहीं कहलाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी सरकार पे अपना चेहरा इस कदर चस्पा कर दिया है कि आपको मंगलयान से लेके वंदे भारत तक की झंडी वही दिखाते नजर आते हैं। तो अभी किसी से पूछ लिया जाए कि साहब 1 दर्जन मंत्रियों के आप केंद्रीय नाम बता दें तो 4-5 मंत्री के बाद नाम नहीं याद आते हैं। कुल मिलाकर कुल ऐसे एकदम मोदी ने इस सरकार पे इस तरह समझिए कि एकदम इस सरकार को अपना और अपने आप को इस सरकार का हिस्सा इस कदर बना दिया है कि 2014 और 2019 दोनों में हम लोगों ने देखा कि चुनाव जो है वो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह बन के रह गया है। मतलब कोई मुद्दा बचा नहीं, कोई बड़ा स्कैंडल सामने है नहीं, तो कुल मिला के वोट पड़ता है प्रो मोदी और एंटी मोदी, और कोई तीसरी बात ही नजर नहीं आती। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप पार्टी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, जब आपके पास मुद्दा नहीं है, तो चेहरे के विरुद्ध आपको एक चेहरा देना पड़ेगा। और ये विपक्ष की सबसे बड़ी एक कमी है जिसको ये कहना चाहिए कि उनकी कमजोर नस है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी का चेहरा, अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी राहुल गांधी का वो स्टेटस, वो चेहरा नहीं बन पाया। सोनिया गांधी इतनी बीमारी में अगर डिनर डिप्लोमेसी कर रही हैं, अगर कमान अपने हाथ में ले रही हैं, तो डेफिनेटली ये राहुल गांधी का फेल्योर है। कांग्रेस के अंदर भी फेल्योर है, कांग्रेस के बाहर भी फेल्योर है। तो आपको वो चेहरा देना है। चेहरा बीच बीच में आप नीतीश का नाम लेते हैं, नीतीश का हाल देखे जिस तरह पटना की मीटिंग के बाद से, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सी हलचल देखी जा रही है। जिस तरह उनके इस समय राष्ट्रीय जनता दल से और लालू यादव की पार्टी से चल रहा है, वो लालू यादव के खास एमएलसी को पब्लिकली डांट रहे हैं। लालू यादव के पक्ष के लोग जनता दल यूनाइटेड पे आरोप लगा रहे हैं कि शायद ये भाजपा से मिले हुए जा रहे हैं। जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, आपने वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक जो उनके
प्रमुख सचिव हैं, उनका आपने हाल देखा। संभव ही नहीं है कि कोई अधिकारी अपने मंत्री को, वो भी इतने वोकल चंद्रशेखर जैसे मंत्री को, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है, जिन्होंने जाति जनगणना को दोबारा मेन फोकस में लाया है, बड़े वोकल मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, और उनको कोई अधिकारी इस तरह पानी पिलाए हुए है कि उन्होंने मंत्रालय में आना छोड़ रखा है और वो अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता है। तो तमाम चीजें, ऑल इज नॉट वेल अभिषेक जी। और इसको समझें कि आज विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है, वही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। चुनौती ये है कि उनको मोदी के खिलाफ एक चेहरा देना है, और मजबूरी ये है कि वो चेहरा मिल नहीं रहा है। अभिषेक भाई बिल्कुल, तो यही लेकिन सर, हालांकि एक सप्लीमेंट्री सवाल है अनुपम जी से। सर, ये बात सही है कि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम चीजें बदल जाती है, लेकिन अगर हम एक थ्योरी की बात करें, चेहरा थ्योरी की बात करें, तो बीजेपी सेंटर में जरूर मोदी के चेहरे पे पूरा फोकस उनका होता है, पोस्टर बॉय मोदी है। लेकिन तमाम विधानसभा चुनाव बीजेपी बिना चेहरे के जीतती है। कहां से आए थे खट्टर साहब, कहां से आए थे रघुवर दास, कहां छत्तीसगढ़ का चुनाव होने जा रहा है, कोई चेहरा नहीं है। तमाम राज्यों में बीजेपी ने ये जीता। और दूसरा सवाल मेरा इसमें सप्लीमेंट्री आपसे ये है कि अभी इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती, भले ही, लेकिन कल कोई ऐसी वजह हो कि मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी आए, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा कि पूरी पार्टी एक चेहरे के भरोसे खड़ी हुई है? खुदा ना खास्ता उस चेहरे की लोकप्रियता में कहीं कमी आती है, किसी भी वजह से हो सकती है, तो पूरी पार्टी के पास फिर शायद कोई बांस बल्ली लगाने के लिए इस गिरते हुए मंच पे कुछ होगा ही नहीं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाँ, है। हाँ, नीरज जी, आपकी दोनों ही बातें सही हैं, हाइपोथेटिकल ही सही, लेकिन देखिए सिद्धांत सही है। पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि आप कह रहे हैं कि एक चेहरे पे सारा दांव लगा दिया गया है। अब ऐसे में अगर उस चेहरे पे खराश भी आएगी तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, इसमें दो राय नहीं है। सामान्य तौर पे सामूहिक नेतृत्व लेके पार्टी चलती है। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी एक सत्ता की त्रिमूर्ति देके चलते थे, बल्कि 4 लोग थे उसमें। आपको अटल जी भी नजर आते थे, डॉक्टर जोशी भी नजर आते थे, आडवाणी भी नजर आते थे, राजनाथ सिंह भी नजर आते थे, जसवंत सिंह भी नजर आते थे, यहाँ तक अरुण शौरी तक नजर आते थे। लेकिन ये इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि जब वित्त मंत्री आपका नॉन पॉलिटिकल है, आप उसको ले आए, आपका फॉरेन मिनिस्टर नॉन पॉलिटिकल है। जहां तक बात है कि राज्यों की चुनाव की बात है, नीरज जी, मैंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि हर राज्य के चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में मोदी इस कदर ऐसे प्रचार करते हैं जैसे लगता है कि वही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, उनका प्रचार कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं। और अभी जो खट्टर वगैरह का आप एग्जाम्पल देख रहे थे, फडणवीस के एग्जाम्पल देख, किसी को भी आप देख लें कि जैसे मोदी चुनाव लड़ा जा रहा है मोदी के नाम पे, वहां पे चुनाव जीते गए मोदी के नाम पे, उसके बाद वहां पे जो एक रीजनल छत्र पे किसी को, योगी आदित्यनाथ को आप ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ कहां से मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे? वो तो यहाँ सरकार बन रही थी, वो तो विदेश जाने की बात कर रहे थे, एंड टाइम पर उनका विदेश दौरा कैंसिल कराया गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये होने के बाद हकीकत ये है कि एक बार बना दिया गया तो इन सारे छत्रपों की अपनी अपनी पकड़ हो गई है। फडणवीस की अपनी पकड़ हो गई है, योगी की अपनी पकड़ हो गई है, और तो और जिसको आप कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा टाइप के लोगों, उनकी अपनी पकड़ हो गई है। तो ऐसा नहीं है राज्यों में। अभी आपने 2022 के चुनाव में देखा रजत जी, 2022 का चुनाव केवल मोदी के नाम पे नहीं हुआ, बल्कि लोग कहते हैं कि साहब 75% योगी के नाम पे था वो चुनाव। लॉ एंड ऑर्डर की इशू पे लड़ा गया, और लॉ एंड ऑर्डर मोदी नहीं दे रहे थे, योगी दे रहे थे। तो ऐसे में जब विधानसभा की बात आती तो डेफिनेटली आपके रीजनल छत्र काम आते हैं। लेकिन लोकसभा में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव आज की तारीख में नरेंद्र मोदी साहब के नाम से जनमत संग्रह बन के रह गया है। फॉर मोदी, अगेंस्ट मोदी, और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। नीरज जी। जी बिल्कुल। कुमार, मेरा सवाल यह है कि विजय जी आपसे, कि जिस बात की हम लोगों ने शुरू में चर्चा की कि एक तो लीडरशिप की बात, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब इस मीटिंग में चाहे अखिलेश हो, चाहे जयंत हो, चाहे राहुल हो, तीनों एक कतार में बैठेंगे। और पटना में अगर देखा जाए तो राहुल को बहुत ज्यादा, वो नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे, लालू यादव ने उन पर दूल्हा बनने का जोक ट्रैक किया, वो एक तरीके से उस मीटिंग के भी दूल्हा थे। लेकिन
इस मीटिंग में तो तीनों बराबर बैठेंगे। आपको लगता है कि क्या ये अगर तीनों मिल करके बैठ रहे हैं तो कोई खिचड़ी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी पक सकती है कि भाई चलो अब तो सोनिया गांधी मतलब इस पूरे गठबंधन को एक तरीके से यहाँ जब हेड कर रही है, तो उनके नेतृत्व में जब पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में जो आपसे रिश्ते हैं उसे थोड़ा सा बेहतर किया जाए। क्या तीनों आपस में मिल सकते हैं? कुछ आपको लगता है ऐसा? मैं इसको बहुत ही मुश्किल मानता हूं। हालांकि सरप्राइज राजनीति में हमेशा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन तीनों दलों का एक साथ आना असंभव सा है। बल्कि बसपा को भी इसमें अगर शामिल करें तो बहुत ही असंभव है। उत्तर प्रदेश में जो अभी की तस्वीर है उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की मेहनत और वोटों पे फल फूल कर आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो रवैया है उसको देखते हुए और अखिलेश जी के जो बयानात आए हैं, कुछ ट्वीट भी उन्होंने किए हैं, वो अपने वोटों पे किसी दूसरी पार्टी को फसल काटने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि आप पार्टी बताइए, सीट बताइए, कैंडिडेट बताइए, हम तालमेल को तैयार हैं। तो अगर कोई पार्टी आएगी तो कितनी सीटों पे कौन से कैंडिडेट बताने की स्थिति में है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बयान नहीं है, वो तो 2022 के लिए बयान था। इस बार तो अखिलेश वैसा बयान नहीं दे। नहीं, उन्होंने आजमगढ़ में शायद इस तरह से कहा था कि पार्टी अगर कैंडिडेट बताएं और सीट बताएं तो हम विचार कर सकते हैं। अभी वो गए थे किसी कार्यक्रम में वहां पे। तो ये जो समाजवादी पार्टी की मजबूती है उत्तर प्रदेश पे, एक्चुअली समाजवादी पार्टी सिर्फ 2024 का चुनाव ही नहीं देख रही है, 2027 भी देख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पेट से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में वो किसी और को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। अगर कहीं आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, वो एनडीए के साथ चले जाते हैं। मेरी जहां तक जानकारी है कि वो सिंबल का मामला अटका है कि वो उनकी पार्टी का सिंबल हो गया, बीजेपी का सिंबल होगा, शायद इस तरह की चीजें अभी तय नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए अभी थोड़ा अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी शो करने की बात सामने आ रही है। ओम प्रकाश राजभर भी साफ बात नहीं कर रहे हैं और जयंत चौधरी भी साफ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में अंदर लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की पत्नी का टिकट तो मथुरा से पक्का हो गया है, बीजेपी के सहयोग से या बीजेपी से ही लड़ेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। और ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की एका की बात है उसमें देखिए, पानी बहुत बह चुका है नदियों में, और अब पार्टियां जहां जो मजबूत है उसको पता है कि हम अपने ही फार्मूले पे चुनाव जीत सकते हैं, वहां गठबंधन का उतना कोई असर नहीं आएगा। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, गठबंधन असर नहीं डाल पा रहा है, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो या 22 हो। जो बीजेपी के खिलाफ के गठबंधन है उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके कई कारण है। अभी हम लोग चेहरे पे जो बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी नेहरू के चेहरे पे पहले आंदोलन हुआ, फिर नेहरू के चेहरे पे ही चुनाव होते हैं, फिर इंदिरा जी के चेहरे पे चुनाव होते हैं, जेपी के चेहरे पे चुनाव होता है, फिर इंदिरा जी के चेहरे पे और बीपी सिंह के चेहरे पे चुनाव होता है। तो इस देश में परंपरा रही है चेहरे पे चुनाव की। बीजेपी के पास प्लस क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत जबरदस्त है, इनके पास सेकंड लाइन बहुत तगड़ी है। और कोई एक बात अगर जैसे हुआ कि प्रधानमंत्री पे कोई डेंट आया, कोई उनपे ऐसा आरोप लगा या कोई ऐसी बात हो गई जिससे लोकप्रियता घटेगी, तो यहाँ मैनेज करने की ताकत भी है। एक स्वर से सब एक जैसी बात करेंगे और उसे मैनेज कर लेंगे। अपोजिशन में ये बात है नहीं। अपोजिशन की सबकी अपनी डफली, अपना राग होता है, अपने अपने तरीके की बातें लेकर लोग बीच में जाते हैं जनता को। यूसीसी को लेकर इतना विवाद हो रहा था, अभी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं से कह दिया है कि यूसीसी पे आप कोई डिबेट नहीं करेंगे। तो जो ये बीजेपी का मैनेजमेंट है, बीजेपी के जो स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन की है, बीजेपी के पास जो उनके तमाम और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो काम है, और सबसे ज्यादा उनका अपना एक फोकस है, एक सेट एजेंडा है, सरकार की योजनाओं का अपना एक पैकेज है। तो कई फैक्टर हैं जो चेहरे के पैरेलल ही खड़ी हैं, उनको आप चेहरे से कम नहीं आंक सकते। जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो हम उसको कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ यूनिट खाद्यान्न लोगों को मिल रहा है ना, तो 14 करोड़ में 6 करोड़ तो 5 करोड़ तो वोटर है ही हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है बीजेपी की, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश भर में खाद्यान्न फ्री बंट रहा हूँ। तो इसके अलावा विपक्ष जब एजेंडा लेके आए, विपक्ष अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करे, अपने उनके कैंडिडेट की प्रॉब्लम उनके पास है। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटें सपा छोड़ दे, तो 40 सीटों पे प्रत्याशी देना विपक्ष के लिए आसान काम नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, या जो आरएलडी हो, तमाम पार्टियां हैं, इनके सामने इनके पास कैंडिडेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत सी हैं, और उन सारी समस्याओं का हल करने का जो समय है वो बहुत कम है।
और जिस तरीके के प्रयास हो रहे हैं बड़े धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत असमंजस की स्थिति है। जनता भी बहुत आश्वस्त नहीं है कि ये गठबंधन मजबूत होकर उभरेगा, और अगर जनता आश्वस्त होती तो शायद पार्टियां भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर इनके साथ जुड़ती। जो छोटी पार्टियां हैं या जिनका अपना क्षेत्रीय आधार है, वो भी इनके साथ जुड़ने की कोशिश उतनी ही तेज से करते। आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार चैलेंज बनी हुई है। वो वहां पे कांग्रेस की चैलेंज बनी हुई है। बिहार में जो स्थितियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है आरजेडी और जेडीयू में। तो हर जगह प्रॉब्लम्स है, और आज के जमाने में पब्लिक को सारी चीजें हम लोगों से भी ज्यादा वो एनालिसिस करके उनको पता रहती है कि किस पार्टी में क्या समस्याएं हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो ये जो अच्छाइयों और समस्याओं का जो विश्लेषण है, उसमें जब वो बीजेपी के साथ तुलना करते हैं तो उन्हें लगता है कि बीजेपी कई मामलों में बेहतर है, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें बहुत सी दिक्कतें हैं। तो पब्लिक का जो झुकाव है वो प्रो बीजेपी जो संख्या है वो ज्यादा है। जैसे 51% वोट ले लिया था अपना दल के साथ 2019 में। भले ही उनकी सीटें कम हुई थी, लेकिन वोट परसेंटेज उनका बढ़ा था 2014 के मुकाबले। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिहाज से अपोजिशन 17-18 को जो बैठक करेगा, क्या संदेश देने की कोशिश करेगा, ये जो दल नए आ रहे हैं क्या यूपीए का पार्ट बनेंगे या यूपीए को सपोर्टर बनेंगे। तो बहुत से बातें हैं जब वहां से वो बाहर निकल के आएंगी। और एनडीए क्या अपनी रणनीति दिल्ली में देता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद संभव है कि इन दोनों दलों को भी बुलाएं, जयंत चौधरी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को। हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है कि ये वास्तव में बुलाए जाएंगे और ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्थिति साफ नहीं है। लेकिन चीजें चल रही हैं पैरेलल, और ये जो पैरेलल चीजें चल रही हैं इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हमसे ज्यादा एनालिसिस पब्लिक ही करेगी, और पब्लिक ही तय करेगी कि यूपी और एनडीए में कौन सा घटक ज्यादा बेहतर है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, निश्चित तौर पे अगर 80 सीटों पे बीजेपी को रोकने की कोशिश होती है और 40 तक ले आ दे, तो निश्चित तौर पे हम पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन 40 सीटों की भरपाई कहीं से नहीं होगी। अभी जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि ये अपनी 64 सीटें जो 19 में थी या 66 अभी जो प्रेजेंट है, इसमें 10 सीटें अगर ऐड करते हैं तो दूसरे राज्यों में जहां इनकी सीटें कम होंगी उसकी भरपाई हो सकेगी। इस तरह की रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। यूपीए के पास अपनी जो रणनीति है वो अलायंस की है, और अलायंस में स्थिति साफ नहीं है। तो बहुत सी चीजें अभी होनी है, और जब विपक्ष अपने पूरी तस्वीर साफ करके जनता के सामने रखेगा, तभी कोई चीज इसमें ठोस बाहर निकल के आएगी। बिल्कुल विजय जी, मैं आपसे अगला सवाल जी 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 अनुभव जी। एक सवाल मैं भी पूछना चाह रहा हूं, और मैं आप तीनों पैनलिस्ट से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मेरा भी अपना एक विजन क्लियर होगा, लोगों को समझ आएगा। जैसे 2019 से 2024 के बीच में हमने जैसे दो बातें पिछली बार देखी। जैसे सीएसडीएस का डेटा कहता है कि साहब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे और राष्ट्र भावना की नाम पे हमने देखा उत्तर प्रदेश में 25%, 26% ज्यादा वोट तक चला जाता है। भाजपा में ये सोच के भी चला जाता है कि साहब सपा को देख के हम कहाँ, जैसे सपा कोई सरकार तो बनाने जा रही नहीं। अब मेरा एक सवाल ये है कि 2019 से लेके 2024 तक ऐसा क्या बदलाव आया है, सिवा उसी एक मुद्दे के कि मोदी हटाओ, मोदी भगाओ, मोदी बचाओ, मोदी को वापस लाओ। ये दो एक नैरेटिव चल रहे हैं। 2019 से लेके 2024 तक आखिर क्या वो एक डेवलपमेंट हुआ है? आप देखिए कोविड के बाद आज भी 82 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। काफी वो बड़ा एक मैटर हो गया है, एक काफी बड़ा इश्यू हो गया है। लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी इकोनॉमी, IMF कह रहा है कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है। तो 19 से 24 के बीच में आप पैनलिस्ट, आप तीनों में से कोई भी मुझे इस बात का जवाब दे कि आखिर वो क्या मेजर डेवलपमेंट, केवल इस बात पे मोदी हटाने के नाम पे आप सारे विपक्ष के, पहली बात तो होना था, आप जानते हैं तकरीबन ना नौमन तेल वाली बात है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन अगर मानिए एक हो भी जाता है तो विपक्ष मुद्दा क्या लेके जाए? कहीं पे जाति जनगणना की बात हो रही है, कहीं महंगाई की बात हो रही है, कहीं बेरोजगारी की बात हो रही है, कहीं कुल मिलाकर कभी मणिपुर की बात भी अब सामने। तो आप विपक्ष के पास एक ज्वाइंट मुद्दा क्या होगा? जैसे आपने 2014 में देखा था, उन्होंने करप्शन को मुद्दा बनाया था, 2G, 3G, 4G, और उसको जिया जी तक बना के उन्होंने एक इशू बनाया था। 2024 में आप विपक्ष के पास मुद्दा क्या देख रहे हैं, सिवाय इसके कि मोदी हटाओ, मोदी भगाओ? नीरज जी। हाँ विजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत, तो आप जवाब दीजिए। मैं भी कुमार से भी लेंगे इस पे एक छोटा सा आंसर।
बताइए विजय जी। देखिए महाभारत में कई प्रश्नोत्तर हुए हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है उसमें ढेर सारे सवाल हैं। ऐसे ही उसमें एक नारद के साथ भी संवाद है। तो ये जो यक्ष प्रश्न है अनुपम जी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है और सिवाय इसके कि सोशल मीडिया में अपोजिशन की जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग हुई है, पैरेलल टू बीजेपी हो गई है। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, मेरा जो मानना है। दूसरी बात यह है कि मोदी को लेकर इतना डेस्परेट है अपोजिशन, और जो मोदी विरोधी हैं वो एकदम मैक्सिमम अपने चरम बिंदु पे हैं। उनको लगता है कि बस मोदी को हट जाना चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए, कैसे हट जाना चाहिए, इसके बारे में उनका कोई फार्मूला उनके पास नहीं है। एक और बात अगर कही जाए कि इन 19 और 24 के दरमियान में अगर जो बहुत विरोधी भी हैं उनको भी लगता है कि योजनाएं तो मोदी की बहुत कारगर हैं, और जिस तरीके से लोगों के बीच में उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है, मतलब आप देखिए चाहे अमेरिका में रहे या फिर वो एससीओ की मीटिंग में रहे, जिस तरह से इस बार एससीओ में उन्होंने चीन पे जो बातें की हैं, खासतौर पे आतंकवाद को लेकर और उनकी जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर, तो लोगों को वो नोटिस करा ही देते हैं मोदी जी। तो मोदी जी में जो दम है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उससे अपोजिशन के लोग या जो मोदी विरोधी हैं उनमें एक जबरदस्त बेचैनी है, और उस बेचैनी के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। हालांकि पॉलिटिकल तरीके से वो विरोध कर पाना और कामयाबी हासिल कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अनुपम जी का जो सवाल है उसका मैं आधा ही उत्तर दे पा रहा हूं, आधा उत्तर मैंने छोड़ दिया है। कुमार। अनुपम जी ने जो सवाल किया है वो निश्चित तौर पर मुझे तो सचमुच वैसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो कि सचमुच लोगों के आम जनमानस को मत दे और उस पर कोई एक राय बनाकर कोई वोटर जाकर के वोट डाले, वो दिखाई नहीं देता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक गिनाया 2G 3G 4G और जीजा जी, यानी कि करप्शन इतना बड़ा मुद्दा हो गया था 2014 में कि उसने मोदी की राह आसान कर दी। लेकिन मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। बड़ा ही अनस्क्रैच्ड टाइप की पर्सनालिटी मोदी की बनी हुई है। दूसरी बात, आप हाल के वर्षों में देखें तो मोदी का जो दुनिया का विजन है, जिस तरीके से दुनिया में मोदी घूम रहे हैं, और उसको सोशल मीडिया से लेके सब जगह, गांव देहात, व्हाट्सएप पर लोग देख रहे हैं कि भाई अब ये देश जो है वो विश्व गुरु बनने की राह पर है। ये सब तमाम चीजें ऐसी हैं जिसे अचानक से गिरा देना बड़ा मुश्किल है कि भाई कोई आए और कोई मुद्दा लेकर के आए और वो इतना बुलडोज कर दे कि वो गिर जाए, गिरा दे। तो जब तक कोई बड़ा आरोप, देखिए क्या है अभी जो दिख रहा है वो एक भाई एजेंसियों का दुरुपयोग है, कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग, लेकिन इस एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा कितना बड़ा होता है, ये पार्टी के काडर्स में तो जरूर होता है, लेकिन आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है, जबकि इसी एजेंसियों के उपयोग को बीजेपी अपना मुद्दा बना रही है कि भाई हम किसी भी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो लोग ओपिनियन बनाने में बहुत महारथी लोग हैं, जिसमें मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं कि वो नैरेटिव सेट करने में बहुत बड़े नेता हैं और ओपिनियन मेकर है जनमानस के, ऐसे में वो उस तरीके का नेता भी अगर मोदी के खिलाफ पढ़ा लिखा नहीं होना, अनपढ़ प्रधानमंत्री, इस तरह की बातें भी लोग बहुत ज्यादा उसे गुड टेस्ट में नहीं ले रहे, बैड टेस्ट में ही ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सचमुच मुझे भी कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, जिस तरीके से विजय जी कह रहे थे। लेकिन ये सियासत है, सियासत में कोई नहीं जानता, और सियासत में कभी कभी मुद्दे ना भी हो तो भी जो है जो गठबंधन होते हैं वो भारी पड़ जाते हैं। और 2004 में वाजपेयी आ रहे हैं, सरकार लौट रही है, और देखिए किस तरीके से उस वक्त जो सोनिया गांधी ने गठबंधन बनाया, उसने वाजपेयी और बीजेपी को हरा दिया। तो मुद्दा ना भी हो तो भी मुझे लगता है कि अगर जनता का मूड बनता है तो वो परिवर्तन करती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कोई मुद्दा कम से कम नहीं है जो, चूंकि बीजेपी एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, चेहरे को आगे करके लड़ रही है, और मोदी जैसा चेहरा न तो विपक्ष के पास है और ना ही मोदी के चेहरे को ये लोग फिलहाल किसी तरीके से चेहरे पर कोई बड़ा आरोप लगा पाए हैं, किसी तरह कोई आरोप लगा पाए।
इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा जो मिलना जो है बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। छोटा सा एक डेविल्स एडवोकेट की तरह मेरी तरफ से भी एक जवाब कि 2020 में हम थोड़ा सर्वे की बात कर रहे हैं, सीएसडीएस की बात आपने की थी, तो 2020 में इंडिया टुडे ने एक मूड ऑफ द नेशन जो हर 6 महीने में वो करते हैं, तो उन्होंने एक सर्वे किया था 2020 में देश के 66% लोगों ने, जिन्होंने उस सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि आज चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री की चॉइस हमारी नरेंद्र मोदी है। 2021 में वो सर्वे किया, वो 66% से गिर के 38% पे आ गया था सर। 66% से 38% लोगों ने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हमारी चॉइस नरेंद्र मोदी होंगे। सीएसडीएस ने अभी हाल ही में एनडीटीवी के साथ मिलकर एक सर्वे किया है जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता 13% से बढ़ के 27% पर चली गई है। भारत जोड़ो यात्रा को लोगों ने उसकी वजह एक बताया, हालांकि नरेंद्र मोदी वहां भी नंबर 1 है 43% की लोकप्रियता के साथ। ये डाटा कहते हैं, अलग अलग ये विश्वसनीय एजेंसियां हैं हमारे देश के, और इनके डाटा को हम अलग अलग जगह कोट करते हैं। तो एक लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई है। वो सोशल मीडिया जिसका जिक्र विजय उपाध्याय जी कर रहे थे कि वहां पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बराबर का पंजा लड़ाती हुई आजकल दिखने लगी हैं बीजेपी से। एक तो ये बात, दूसरी बात, कई मुद्दे आपने ही गिनवाए कि माना कि कोई एक सामूहिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी को चलिए नंबर 2 पे भी रख लीजिए, तो महंगाई एक मुद्दा है। आज भी जब सब्जी मार्केट में जाते हैं या ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो लोग भले ही ये ना कह रहे हो कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो ये जरूर कहते हुए मिल जाते हैं कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई है। शायद इस मुद्दे में एक पोटेंशियल हो सकता है ग्रो करने का। मैं अभी सिर्फ मुद्दे गिनवा रहा हूं, मैं अब ये मेरा निष्कर्ष कतई नहीं है कि आज की तारीख में बीजेपी जो है वो हारती हुई नजर आ रही है, ये कतई निष्कर्ष नहीं है मेरा, लेकिन ये एक महंगाई मुद्दा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 2019 में 5 साल की सरकार थी और उस वक्त मोदी सरकार के मंत्री या बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि हम एक सपने दिखाकर इस देश को सरकार में आए थे और 5 सालों में हमने वो सपनों की जमीन मजबूत की कि अब इन्हें हम अमली जामा पहनाएंगे। तो वो सपने देखने और उन सपनों के अमली जामा पहनने तक का एक 10 साल का चक्र पूरा हुआ है। ये भी एक अलग बात है 2019 और 2024 के चुनाव में। तो लेकिन साथ में विपक्ष की एकता या विपक्ष की राहें बहुत मुश्किल हैं, और आज चुनाव हो जाएं तो यह बात भी सही है कि बीजेपी बहुत ज्यादा विपक्ष से आगे नजर आती है, लेकिन चीजें तो बदलती हैं सर राजनीति में। जैसे आपने बताया कि 66% से गिर के 37% आ गए, 37% में 43% चले गए। अरे 37% पे तो पिछली सरकार बन गई थी, 303 सीट आ गई थी साहब। बिल्कुल मेरी मुझे कंप्लीट करने दें। मेरा कहने का मतलब, जब देखिए 9 साल की इनकम्बेंसी है, 9 साल कोई आदमी सरकार में रह जाए तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ एक लहर, उसके खिलाफ एक असंतोष आना बहुत अवश्यंभावी है। लेकिन वो असंतोष जो 10 साल की यूपीए सरकार के खिलाफ ऐसी लहर हमने देखी कि 50 सीट को मोहताज हो गई कांग्रेस पार्टी। जब तक उस तरह की लहर नहीं आएगी तब तक आप 303 सीट की एकदम बूट मेजॉरिटी की सरकार को आपको पलटने के लिए एक अच्छा अपहीवल चाहिए। वो अपहीवल आपको कहां नजर आ रहा है? आपके पास 43% का पॉपुलैरिटी रेटिंग आप बता रहे हैं, यानी 37 से बढ़ के फिर 43 पे आ गया आपका प्रधानमंत्री। अभी आगे गिरेगा बढ़ेगा ये तो देखने की बात है। 37% पे 303 सीटें आ रही, 43% पे तो पता नहीं क्या होगा जी। लेकिन रजत जी, एक चीज महंगाई का है। देखिए, जब हम इस मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर में देखते हैं तो सब्जियां निश्चित तौर पर महंगी होती हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब मई में चुनाव होते हैं, अप्रैल मई में, तो उस समय सब्जियां सबसे ज्यादा सस्ती होती हैं। डीजल के, पेट्रोल के दाम रोक के रखा है, एथेनॉल को 20% ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि वो रेट डाउन रहे। और जिस तरीके से हैंडल किया इन्होंने यूक्रेन रशिया वार के बाद, रशिया से तेल लेने का, आज यूरोप के सबसे बड़े सप्लायर बन गए हैं। जो हमारा शोधित तेल है उसको डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, सऊदी अरब से टक्कर दे रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी $1 ट्रिलियन 2007 में आके बनी थी, 2017 में $2 ट्रिलियन हुई, आज वो 3.8 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही। चाहे यूपी हो, दूसरे राज्यों में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। अगर पीछे पलट के देखा जाए तो जो चेंज आया है, गुणात्मक चेंज आया है, शहरों की सफाई और तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पे मोदी को अपने आप बेनिफिट होता है।
दूसरा जो गरीबों के लिए सीधे चाहे उनके खाते में ट्रांसफर हो, यही सब चीजें 19 में महत्वपूर्ण थी, यही 22 में भी महत्वपूर्ण थी। चेहरे तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चेहरे का रोल 20 से 30% होता है। बाकी आपके कार्यक्रम कितने इंपॉर्टेंट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना मजबूत है, वो ज्यादा रोल प्ले करता है। और इस मामले में बीजेपी की सरकारें निश्चित तौर पे जनता के सामने, हाँ, विपक्ष में बेचैनी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको बीजेपी हारती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा बेचैनी है। और सबके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने रीजनल एस्पिरेशन है और रीजनल उनके अपने फोकस है, रीजनल पॉलिटिक्स उनको करनी है। 2004 में रीजनल पार्टियों ने ही बीजेपी को हराया था, कांग्रेस ने नहीं हराया था। कांग्रेस के पास सीटें 150 के आसपास थी, बाकी सारी सीटें तो रीजनल पार्टियों की थी। आज के दौर की रीजनल पार्टियां उस तरीके से नहीं है, और उस समय बीजेपी के लीडरशिप में कोई ओबीसी चेहरा नहीं था। आज ओबीसी चेहरा है, और पिछले 9 साल से लगातार प्रधानमंत्री ओबीसी सेक्टर के वोट बैंक में अपनी प्रेजेंस को बहुत मजबूती से उन्होंने बना के रखा है। और गांव गरीब जो जिनका राजनीति से लेना देना नहीं, वो कहते हैं कि हमको ज्यादा बेहतर सहूलियतें मिल रही हैं। तो ये सब चीजों से विपक्ष को दो चार होना पड़ेगा। विपक्ष अगर कोई एका कर लेने से ही सीटें नहीं बढ़ जाएंगी, आपको एक कार्यक्रम लाना पड़ेगा। आप देखिए, न्याय योजना राहुल गांधी की जो 2019 में आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। उसको 75,000 रुपए प्रति फैमिली वो पर ईयर दे रहे थे, और ये किसान सम्मान निधि दे रहे थे, तो 6,000 सालाना। तो ये जो चीज है, अच्छा यूपी का चुनाव देख लीजिए, ये फ्री बिजली और चीजें जो समाजवादी पार्टी ले आई थी, वो जनता ने नकार दिया, और बीजेपी ने कहा कि हम आधे दाम की बिजली देंगे, जनता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह की भी चीजें हैं जिनको हमको सामने देख के एनालिसिस करनी चाहिए या करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हम सीधे तौर पे अगर कहते हैं, जैसे अनुपम जी ने जैसे सवाल पूछ लिया, तो लोग कहेंगे ये तो साहब खास बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है, सच बोलना भी इसमें गुनाह है, या किसी कैंप में आपको धकेल देंगे फौरन। नहीं नीरज जी, मैं प्रोग्राम खत्म होने के पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं कि इस पे तो एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए। नोटा का बहुत जिक्र होता है, तो जिस तरह नोटा का जिक्र होता है, और जिस तरह नोटा का तो चलिए प्राविधान है, एक और शब्द है जिसका अक्सर जिक्र होता है, टीना। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प ही नहीं है। अभी जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे थे CSDS का, वो सर्वे में दिखा रहा था कि भारत को वर्ल्ड लीडर मानने में 63% लोग मान रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ल्ड लीडर हो रहा है, 63%। तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव लाइए, और बात वहीं शुरू आके खत्म हो रही नीरज जी, जहां से मैंने शुरू की थी कि चेहरे के सामने चेहरा लाइए, वरना टीना। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंदिरा गांधी के बाद शायद ये पहली बार इस कदर इस मजबूती से ये टीना फैक्टर केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, विपक्षी पार्टियां एकता की जो गगरी लेकर चली हैं बीजेपी को चुनौती देने के लिए, उसमें पनघट की डगर बहुत कठिन है, ये बात तय है। तमाम पार्टियों के अपने अपने रिजर्वेशंस हैं, और एक कॉमन ग्राउंड पर भले ही वो पहुंचने की बात कर रहे हों, लेकिन अब जब बारीकी से ये कील कांटे दुरुस्त किए जाएंगे, तमाम जगहों पर सीट शेयरिंग की बात आने वाले दिनों में आएगी, तब इन पार्टियों की आपसी ईगो, आपसी अहम किस तरह से सुलझेंगे, ये काफी अहम है। खास तौर पर वो उत्तर प्रदेश, जहां पर एक तो सबसे ज्यादा सीटें आती हैं पूरे देश में, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, और दूसरा वहां की राजनीति सबसे ज्यादा उलझी भी हुई है विपक्षी एकता को लेकर। आज कार्यक्रम में शिरकत कर, मैं माफ कीजिएगा, यूट्यूब पे हमने दोस्तों आपसे सवाल पूछा था कि क्या सोनिया गांधी अखिलेश और राहुल की दोस्ती करा पाएंगी, तो इसमें ज्यादातर दर्शकों का जवाब हां है। दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, ये यूट्यूब पर देख रहे दर्शकों को लगता है कि ये दोस्ती सोनिया गांधी की एंट्री के बाद हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपी तक की नजर रहेगी कि आखिर ये विपक्षी एकता कहां तक जाती है। और 18 तारीख को ही एनडीए भी दिल्ली में अपनी एकता को लेकर अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक बैठक कर रहा है, उस बैठक पर भी हमारी नजर करीब से बनी रहेगी। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अनुपम जी, विजय जी, कुमार, अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।